हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट के कितने प्रकार होते हैं। तो अब तक हमने डिस्कस किया है वही डिस्कस किया है, फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या होता है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उम्मीद है आप लोग हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज और हर एक वीडियो को सीरीज वाइज ही देख रहे हो। ठीक है, अब समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मेनली फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं। एक तो मनी मार्केट जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा होगा कैपिटल मार्केट जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो मनी मार्केट है ना, उसके अंदर भी कुछ चीजें आती हैं। वो कौन कौन चीजें हैं? एक पहला कॉल मनी क्या होता है, दूसरा ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, तीसरा कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, फिर कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं कहाँ पे, मनी मार्केट के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, वहां पे दो चीज डिस्कस करनी होगी हमें। एक तो कैपिटल मार्केट दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो एक तरह से आपका कहीं ना कहीं बेस बन गया फाइनेंशियल मार्केट का यहाँ पे। अब समझते हैं मनी मार्केट्स को। तो मनी मार्केट एक चीज समझना, ये वो जगह है जहां पे हम शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। अब बात आती है भैया ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां से एक पर्सन, एक बोरोवर, एक इन्वेस्टर सिर्फ बात करता है एक साल से कम के लिए, यानी कि एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, मनी मार्केट के अंदर आता है। तो यहीं पे देखो पहली लाइन क्या आती है, इन द मनी मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योरिंग विद इन अ ईयर। जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक साल के अंदर मैच्योर हो जाता है, आर ट्रेडेड एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और यही नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म का जिक्र है तो समझ जाना एक साल से पहले के लिए जो भी एसेट ट्रेड होंगे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनते हैं और वही मनी मार्केट का पार्ट भी बनते हैं। इसके बाद क्या आता है, अनलाइक ट्रांजैक्शंस। जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं इन्वॉल्विंग फिजिकल करेंसी, फिजिकल करेंसी को छोड़ दो, ठीक है। द मनी मार्केट डील्स एक्सक्लूसिवली इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जो मनी मार्केट है ना वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है, सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद प्रोमिसरी नोट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स विच क्लोजली रिजेंबल कैश, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल कैश की तरह ही होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटेट इजियर बोरोइंग फॉर गवर्नमेंट। यहाँ पे बोरोइंग जो है ना वो क्या होती है, काफी इजीली होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस डिविजन्स टू मीट अर्जेंट फाइनेंशियल नीड। और यहाँ पे हम उन बिजनेस डिविजन्स की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स को कवर करते हैं। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात मनी मार्केट्स के बारे में। अब समझते हैं अगला मेन पॉइंट, वो क्या कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मेन फीचर्स क्या होते हैं मनी मार्केट के, जो मनी मार्केट इंक्लूड करती है। अब समझते हैं मेन फीचर्स को। तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट आए, ये हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट है जहां पे हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मेन फीचर समझने वाले हैं मनी मार्केट के बारे में, जो मनी मार्केट इंक्लूड करती है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, एक्टिंग एज अ बैलेंसिंग मैकेनिज्म, यानी कि ये एक तरह से बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉलो करती है, यानी कि बैलेंस बना के रखते हैं किस चीज के बीच में, टू एडजस्ट कैश बैलेंसेस, ताकि कैश का बैलेंस जो है क्या किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट लिक्विडिटी नीड। कि भाई पार्टिसिपेंट जो भी है, चाहे वो एक सेवर हो, इन्वेस्टर हो या फिर एक बोरोवर हो, वहां पे कैश फ्लो का जो भी नीड है ना वो बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, और वो डिटरमाइन कौन करती है, मनी मार्केट। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सर्विंग एज अ फाउंडेशन फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी, यानी कि जो लिक्विडिटी है ना उसको मैनेज करने का काम भी करती है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, वो एसेट जिसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कुछ
कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसको हम एक हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, ठीक है, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिसे कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एसेट्स, और वो भी रियल एस्टेट की लोकेशन पे डिपेंड करता है। यानी कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बिक जाते हैं, कुछ को बिकने में टाइम लगता है, कुछ क्योंकि कुछ एसेट्स की डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो लिक्विडिटी इसी बात पे प्रेफर करते हैं। लेकिन मनी मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, एक मेन बेस है मनी मार्केट का, यानी कि लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे है, सर्विंग एज अ फाउंडेशन, तो एक तरह से फाउंडेशन रखती है फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी एंड मॉनेटरी सप्लाई बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज, यानी कि जो भी मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं वो कभी भी यहाँ पे लिक्विडिटी में कमी नहीं आने देती। यानी कि उन लोगों को, जिन लोगों को फंड्स की जरूरत है, उन्हें इमीडिएटली फंड मिल जाता है। उन इन्वेस्टर्स को जिनको फंड इन्वेस्ट करना है वो तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों चीज यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट, ऑफरिंग एक्सेसिबल एवेन्यूज फॉर शॉर्ट टर्म फंडिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए एक इजी तरीका होता है, नीड्स टू बी फेयर मार्केट रेट, जो कि मिलता है एक फेयर मार्केट रेट पे। यानी कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कभी गवर्नमेंट को, या फिर किसी को भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो ये जो है ना, हम यहाँ पे मनी मार्केट से इजीली वो पैसा ले सकते हैं, वो भी एक फेयर मार्केट रेट पे, यानी कि एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे। क्योंकि इंटरेस्ट तो पे हम सबको पता है करना पड़ता है, जब भी हम कहीं से भी पैसा बोरो करते हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी सही रहने वाला है, रीजनेबल रहने वाला है, ना ज़्यादा महंगा रहेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा महंगा रहेगा फिर तो वही कोई फायदा नहीं है लोन लेने का, क्योंकि लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, ड्यू टू इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। जब हम बात करते हैं क्या चीज करने की, फैसिलिटेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, द मनी मार्केट होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस विद द फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो मनी मार्केट है ना, वो क्या बनाता है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस बनाता है विद फाइनेंशियल सिस्टम, एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, और अब सबको पता है मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता कौन है, जनरली गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट भी किसके थ्रू चलाती है, आरबीआई को यूज करके, क्योंकि आरबीआई जो है ना वो कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर के, तो मेन प्लेयर्स आर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है ना, जो भी मैंने नाम लिया भी था, मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करती हैं, एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, डीएफएचआई। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज बोलते हैं इन्हें, स्टेट गवर्नमेंट, पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। आप सबको पता है ना कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उनका एक पीएफ कटता है, उनकी सैलरी का एक नॉमिनल अमाउंट कट जाता है, जहां पे दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक उस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा उस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। फिर जब वो रिटायर होगा अपने उस प्राइवेट सेक्टर से, तो उसे एक लंप सम अमाउंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जिसे वो यूज कर सकता है अपने किसी भी फ्यूचर लायबिलिटीज को प्ले करने में। इसके बाद प्राइमरी डीलर्स एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसटीसीआई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू एंड एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब जो है ना वो क्या बनते हैं, इस मनी मार्केट के अंदर के मेन प्लेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो बस ये हमारे हो गए मेन प्लेयर्स जो काम करते हैं मनी मार्केट के अंदर। तो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि जो मेन फीचर्स क्या है मनी मार्केट की, तो सारे पॉइंट में डिस्कस कर लिए। मनी मार्केट होता क्या है वो हमने समझ लिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं, वो क्या, वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो जो सारे लिखे हुए हैं ना, ये सारे क्या है, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे वो एसेट्स हैं जो मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं, और इनको डीप में समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या आता है, कॉल मनी। अब समझते हैं कॉल मनी का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है, बैंक्स को अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्ले करने के लिए, फिर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए मनी मार्केट की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो जिस पैसे को यूज करती है ना शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए, वो पैसा क्या होता है, वो पैसा आता है कॉल मनी के हिसाब से। तो हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोल के चलते हैं। यानी कि बैंक्स को अपने डेली लाइफ में जो भी एक्सपेंसेस करने हैं, या फिर जो भी लोग बैंक से पैसा अपना वापस निकालने आ रहे हैं, उनको पैसे देने हैं, और बैंक का पैसा कम पड़ गया है, तो बैंक जो है वो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपने पास वो पैसा मंगा सकता है। ठीक है, जिसके लिए ध्यान रखना, उस बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। यानी कि एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये लोन जो बैंक्स को मिलता है, और बैंक इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट देते हैं वो देते हैं कॉल रेट बोलते हैं उसे। कॉल रेट बैंक को पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा में, ताकि वो जो भी उन्होंने जितना भी अमाउंट उन्होंने उधार पे लिया है, ठीक है, कॉल मनी के थ्रू। तो ध्यान रखना, कॉल मनी वो तरीका होता है जिसके जरिए कमर्शियल बैंक्स अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन्ड रखते हैं।
दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को आरबीआई इशू करती है, ठीक है, और इसको हम फेयर वैल्यू पे डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ये हाईली ट्रांसफरेबल भी होती है, यानी कि हम किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्या आता है, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बिजनेस यूज करता है अपने डेली लाइफ के ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि डेली लाइफ के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर उसमें कभी भी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए कमर्शियल पेपर यूज किया जाता है। यानी कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना यूज है। कॉल मनी यूज करती है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करता है। इसके बाद कमर्शियल पेपर कौन यूज करता है, बिजनेसमैन अपने डेली लाइफ में लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि डेली लाइफ के एक्सपेंसेस को फुलफिल कर पाए। इसके बाद क्या आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसकी बात मैं प्रीवियस टॉपिक्स में भी कर चुका हूं जब मैं मनी चैप्टर पढ़ा रहा था। जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात आती है इसको हम सीडी भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये एफडी से ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे भी एक पर्सन जो है ना वो क्या करता है, अपने एक अमाउंट को एक फिक्स्ड टेन्योर तक बैंक में डिपॉजिट करवा देता है, ठीक है। तो डिपॉजिट करवा दिया, उसके बाद क्या मिलेगा, अब उसने एक तरह से लॉक इन पीरियड में चला गया, वो उसने मेरा पैसा लॉक कर दिया है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, कि वो उस पैसे को अब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही यूज कर पाएगा, उसके बाद ही उसका पैसा लिक्विड फंड में आ पाएगा, उसके बाद ही उसे वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, उससे पहले उस पैसे को यूज नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, इसमें एक रूल ये भी होता है कि जो भी, और बैंक जो है ना उस टर्म डिपॉजिट के बदले, उस टाइम डिपॉजिट के बदले एक चीज इशू करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और इसमें एक रूल इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक पर्सन जितने लंबे टाइम पीरियड तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखेगा, ठीक है, और जितना ज्यादा अमाउंट रखेगा इन्वेस्टमेंट में, उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्योंकि जनरली एफडी के रेट आपने सुने होंगे, एफडी के रेट जनरली फिक्स होते हैं, हाँ थोड़ा बहुत डिफर करते हैं बैंक टू बैंक, वैसे तो सेम ही रहते हैं वो चीज, लेकिन यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलती। तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, ट्रेड बिल। अब ये ट्रेड बिल क्या होता है, जैसे मान लो कोई बायर है, जैसे सपोज करो मैं एक बायर हूं, मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स, कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, जो मैं गया एक बायर बी, सेलर बी के पास, वहां से मैंने वो गुड्स खरीद लिए, मैं उससे वो गुड्स खरीद जरूर लूंगा, ठीक है, और मेरे पास लेकिन पैसे नहीं है, तो मैंने उसे बिल दे दिया, उसको पता है क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल बोलते हैं, कि उससे एक तरह से मैंने क्रेडिट पे ले लिया वो सामान, और उस ट्रेड बिल पे एक टाइम पीरियड लिखा होता है, जब वो मैच्योर हो जाएगा वो बिल, तब मुझे उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो भैया जो सेलर है, ठीक है, उसको अगर इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ी, और ट्रेड बिल में जो टाइम पीरियड लिखा होता है वो तो उस टाइम पीरियड के बाद ही आपसे पैसा ले पाएगा, तो वो करता पता है क्या है, वो उस ट्रेड बिल को एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है। और फिर होगा क्या, ऐसे एग्जांपल दिया मैंने कि भाई मान लो मैं एक सेलर हूं, ठीक है, अब मेरा नाम ऋतिक है, अब एक मान लेते हैं भाई दूसरा बंदा है एक, ठीक है, श्याम नाम का, ये सेलर है, मैं तो बायर हूं, ठीक है, तो मैंने इसे ट्रेड बिल दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो भाई होगा क्या, मैं एक तरह से इसे पैसे दे दूंगा वापस, ठीक है, मतलब मैंने एक तरह से क्रेडिट पे सामान ले लिया इससे। लेकिन मान लेते हैं श्याम जो है, जिसने मुझे गुड सेल किया, उसे इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो उस बिल को एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज करके गया बैंक के पास, किसी भी बैंक में मान लेते हैं बैंक के पास गया, ठीक है, भाई XYZ कोई बैंक है, उसके पास चला गया, और उसने क्या किया, वहां से वो बिल जो है वो क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है। फिर होगा क्या, जैसे ही उस बिल का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, वो बैंक जो है ना वो पेमेंट लेने किसके पास आएगी, मेरे पास, और मेरे पास आगे पेमेंट ले जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका यूज होता है किसमें, ट्रेड बिल के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक कवर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं डिस्कस क्या किया, मनी मार्केट के बारे में। अब तक ध्यान रखना, मैंने कैपिटल मार्केट का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं किया है, क्योंकि कैपिटल मार्केट के दोनों पार्ट, चाहे वो हमारा प्राइमरी मार्केट हो, चाहे वो हमारा सेकेंडरी मार्केट हो, दोनों मार्केट्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर, आने वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो काफी लंबी हो जाती, क्योंकि सेकेंडरी जो कैपिटल मार्केट है अपना एक बहुत ब्रीफ टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर भाई कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी सजेशन हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अब इसको जो भी कंटेंट उतारना उतार सकता है मेट्रोम बोर्ड के सामने से, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का सेम सब्जेक्ट यानी कि मनी एंड बैंकिंग का एग्जाम होने वाला हो। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।